नमस्ते जी, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ठंड आ गई है और वेदर फोरकास्ट ऐसा बता रहा है कि दिसंबर और जनवरी में इतनी ज़्यादा ठंड आएगी कि जो फसल का नुकसान कर सकती है। तो हमें पहले ही प्रिपेयर रहना है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, जो कि हम कोई भी फसल रहे, आपका अनार रहे या वेजिटेबल भी कुछ रहे, ग्रेप्स रहे या रायडे की खेती है या जीरे की खेती, कोई भी फसल रहे आपकी, वो उसी से आपको संभालना है। इसीलिए जो भी टेक्नोलॉजीज मार्केट में अवेलेबल है, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, पानी का व्यवस्थापन कैसे करें, न्यूट्रिशन आपको कैसे रखना है, और ये ठंड आने के बाद आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, इस टॉपिक के ऊपर आज हम ज्यादा बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि साल भर में एक ही बार बीटी गोरे यूट्यूब चैनल पे ऐसा वीडियो आता है जो कि क्लाइमेटिक चेंज है या ठंड की वजह से, गर्मी की वजह से, ज़्यादा बारिश की वजह से आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको फ़ायदा भी होता है और वो नीचे कमेंट में भी लिखते हैं कि मुझे आपने बोला था इसीलिए मैंने ये स्प्रे ले लिया तो मेरा अनार में ये प्रॉब्लम नहीं आया। तो जो भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, जो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको क्या बेनिफिट मिले करके, बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि यस, ये करके मुझे फ़ायदा होता है। तो दोस्तों देखिए, हर एक फसल, जैसे कि रायडे की खेती है, मोहरी ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो, या गेहूं की खेती है, ये ठंड के दिनों में होती है। ये अगर आप खरीफ में लेके जाओगे तो नहीं होगा। सेम अनार में भी जहाँ जहाँ जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जिस प्रकार की मिट्टी है, पानी कितना है, किस प्रकार का पानी है, वो हिसाब से मृग बहार, हस्त बहार और अम्बे बहार, ऐसे अलग अलग बहार भी लिए जाते हैं। तो हर एक फसल के लिए एक तो वो बोने वाला, अगर सीड आपने लगाया है या सीडलिंग्स अगर आपने लगाया हुआ है, वहां से लेके हार्वेस्टिंग तक उसकी जो भी अलग अलग स्टेजेस होती है, उसी स्टेजेस के हिसाब से उसको क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन में वेदर में क्या क्या पैरामीटर आते हैं, एक आता है आपका टेम्परेचर, एक आता है ह्यूमिडिटी, एक आता है सनलाइट, एक आता है विंड, कितना विंड आपके खेत में चल रहा है, ये सभी पैरामीटर उसके अंदर आते हैं। और टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बोला जाता है, साइंटिफिक एविडेंसेस से, बहुत सारे लिटरेचर इसके ऊपर अवेलेबल है कि जो कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन होता है, उसके लिए जितना सनलाइट की जरूरत होती है, उतना ही उसके लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर्याप्त होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर एक टेम्परेचर है, वहां तक फोटोसिंथेसिस पौधा कर सकता है, लेकिन उससे कम किया या उससे ज्यादा किया, एग्जाम्पल मैं देता हूं ताकि आपको पता चलेगा। अनार जो क्रॉप है, अनार में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 37 डिग्री सेंटीग्रेड में फोटोसिंथेसिस सबसे बढ़िया होती है। अगर सनलाइट है और टेम्परेचर रेंज ये है और 30% से लेके 60% अगर ह्यूमिडिटी है, तो इसमें फोटोसिंथेसिस का रेट और बढ़ेगा। तो हर एक फसल के लिए ही होता है। तो लेकिन होता क्या है कि अभी ठंड आएगी, ठंड आने के बाद सनलाइट तो मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि सनलाइट के आवर जो है ठंड के दिनों में बहुत कम हो जाते हैं। सुबह सूरज लेट निकलता है, शाम को जल्दी ढल जाता है, और पर्टिकुलरली राजस्थान या नॉर्थ इंडिया में कोहरा भी बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी 12 बजे सूरज की रोशनी मिलती है या सूर्य दर्शन होता है, तो ये सनलाइट कम है, लेकिन टेम्परेचर भी तो वहीं पे कम है, तो फोटोसिंथेसिस कम होगी, तो उसका इफेक्ट आपके पौधे में आएगा। तो ऐसे क्या क्या इफेक्ट आपके पौधे में आते हैं, इसके ऊपर पहले अपन डिस्कशन करते हैं कि जब ठंड ज्यादा आएगी, जब ठंड आने की वजह से आपके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, या ठंड की वजह से जो सेल्स के अंदर जो पानी है उसका बर्फ बनेगा, तो सेल्स रप्चर होगी, तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट आपके खेत में दिखेंगे, और वो आने से पहले अगर कुछ चीजें आप करोगे तो उसी से आपको बेनिफिट मिलेगा।
उसी से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपके खेत में आपको दिखेगा। पहला, कोई भी फसल आपका अगर रहे तो उसमें आपको उसका ग्रोथ स्टंटेड दिखेगा। मतलब क्या है कि उसका जो ग्रोथ चल रहा है आज के तारीख में उतना ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा। जो भी नया पत्ता आता है, जैसे कि ग्रेप्स की अगर अपन बात करेंगे तो 2.5-3 दिन में एक नया पत्ता आ जाता है, लेकिन जब ठंड बहुत ज्यादा होती है, फोटोसिंथेसिस बहुत कम होता है, उस टाइम आपको 4 दिन भी लगेंगे। मतलब ग्रोथ आपकी स्लो हो जाती है, या बहुत ज्यादा ठंड है तो ग्रोथ आपकी रुक जाती है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, ड्राई ठंड जब आती है ना, ड्राई ठंड, तो जब ड्राई ठंड आती है तब आपके यहाँ पे पाला पड़ता है। अभी ये गुजरात और राजस्थान किसानों के लिए पाला, ये जो वर्ड है ये बहुत ही कॉमन है। पाला मतलब क्या है कि जो भी नया आपका शूट निकल रहा है, अनार में आपका नया शूट निकल रहा है, और वो नया शूट सुबह 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे इतनी ठंड आ जाती है कि पत्तों के ऊपर भी बर्फ बन जाता है, जो ओस पड़ती है उसका बर्फ बन जाता है, और सेल्स के अंदर जो पानी है वो भी बर्फ बन जाता है, और वो एक्सपांड होता है पानी। आपने देखा ही होगा कि पानी अगर बोतल में, आपने कांच के बोतल में डाल दिया और उसको फ्रिज में रख दिया तो बोतल टूट जाती। क्यों? कि वो पानी प्रसरण पाता है, बड़ा होता है इसके कारण। तो सेल्स के अंदर भी वही होता है। तो पाला पड़ना मतलब जल जाता है, जो भी नया शूट है वो नया शूट आपका जल जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शूट ग्रोथ जो है आपका, वो एक तो कम ग्रो करेगा या ग्रो नहीं करेगा, या उसकी ग्रोथ स्टंटेड मतलब रुक जाएगी या वो जल जाएगा जब पाला पड़ेगा उस टाइम। सेकेंड है कि जो भी सेल मल्टीप्लिकेशन होता है, आपको ग्रोथ कैसे मिलती है? सेल मल्टीप्लिकेशन होता है। 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल्स, ऐसे सेल्स मल्टीप्लाई होती रहती है। तो जब आपके यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होगा तो ऐसे टाइम पे आपके यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ रुकेगा, सेल्स मल्टीप्लिकेशन रुकेगा। तो जो भी सेटिंग वगैरह आपके यहाँ पे हो रहा है, किसी भी फसल में फूल आ रहे हैं या फिर फल बन रहे हैं, तो ऐसे टाइम आपको सेटिंग अच्छी नहीं मिलेगी, उसकी क्वालिटी जो है वो क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। उसके बाद आपके यहाँ पे जो भी कैनोपी बननी है किसी भी फसल में, जैसे कि आपने टोमेटो लगवा दिया, और टोमेटो आपको पहले 1 महीने में उसको ज़्यादा से ज़्यादा शूट्स आने चाहिए। तो ब्रांचेज जितनी ज़्यादा आएगी उतनी ज़्यादा आपको यील्ड आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रोथ स्टंटेड होने के कारण उतनी कैनोपी नहीं बनेगी। उसी से आपका 30% 40% तक यील्ड कम होने का चांसेस रहेगा। आगे टेम्परेचर अच्छा भी होगा, आगे फोटोसिंथेसिस अच्छी भी होगी, लेकिन जो कैनोपी बननी चाहिए थी उतना फल लेने के लिए वो आपके यहाँ पे नहीं बनेगी। सेकेंड जो है वो इम्पैक्ट आएगा आपके पत्तों के ऊपर। आपने देखा होगा अनार में, तो मैं हमेशा देखता हूं, अभी बहुत सारे फोन कॉल मुझे आना चालू हो जाएगा, सर अनार का बगीचा में मैं NPK दे रहा हूं, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर दे रहा हूं, एवेना न्यूट्रीमिक्स दे रहा हूं, सभी न्यूट्रिएंट मैं दे रहा हूं, लेकिन पूरा का पूरा बगीचा पीले कलर का हो गया है, पत्ते पीले कलर के हो गए हैं। क्यों ये पीले हो जाते हैं? ये ठंड की वजह से होते हैं। कितना भी दे दीजिए, आप स्प्रे करिए या मिट्टी में दे दीजिए, आपको रिजल्ट उसका नहीं आएगा, क्योंकि वो जो क्लोरोफिल बनना होता है, जैसे कि मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल बनने के लिए, फेरस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लोरोफिल बनने के लिए जो टेम्परेचर आपके पत्तों के अंदर चाहिए वही पे नहीं है। तो क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, और ग्रीन कलर वहीं पे अगर है तो ही आपके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये वाइस वर्सा है, ठंड है इसीलिए क्लोरोफिल नहीं बन रहा है, और क्लोरोफिल कम है इसीलिए आपके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, इसीलिए आपके पौधे में जो भी एनर्जी प्रोडक्शन है वो रुक गया है, आपका यहाँ पे ग्रोथ उसका नहीं बनेगा। कभी कभी पत्ते आपके गिर भी जाएंगे, अगर उसके अंदर जान भी नहीं है, जल जाएंगे, ये तो हम ने देखे थे, लेकिन पुराने पत्ते नहीं जलते, नए जो पत्ते आते हैं वो जल्दी जल जाते हैं, लेकिन पत्ते गिर भी जाते, पीले कलर के या सफेद कलर के पत्ते हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाते। और ये कहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगा? जहाँ पे आपने पानी नहीं दिया है, वो फसल में पर्याप्त पानी जहाँ पे नहीं दिया। आगे मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या
प्रिकॉशंस करनी है करके, तो ये मैं बता दूंगा आपको। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि जहाँ पे पानी सूखा है, जब मैं राजस्थान में ट्रैवल करता था तो मैं देखता था कि वो ढानी की तरफ निकलते थे और ये बाजू में फवारे चल रहे, फवारे मतलब स्प्रिंकलर वो चल रहे हैं, एरंडी की फसल है या जो भी फसल रायडे की होगी या गेहूं होगा, तो उसको चल रहे, तो फवारे जब खेत से थोड़े से बाहर जाते हैं तो वहां पे ये जो इलायती बाबुल होती है या फिर आपका आकड़ा, आकड़ा मतलब रुई, मराठी में रुई अपन उसको बोलते हैं, तो आकड़े के जो पत्ते है ना, जहां पानी नहीं गया है स्प्रिंकलर का, वहां पे पूरे के पूरे सफेद कलर के जल गए हैं, या जो इलायती बबुल होती है वो बिल्कुल जल गई है। और जहां तक ये नमी पहुंच रही है या फवारे से उसके ऊपर पानी पड़ रहा है, उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार के जो सिम्टम्स है ये आपको ये क्लाइमेटिक कंडीशन में दिखेंगे। ये राजस्थान गुजरात तक ये ठंड इस साल की नहीं है, ये ठंड आपकी महाराष्ट्र में भी आएगी, एमपी में भी आएगी, यहां तक ये ठंड का प्रकोप आने की संभावना अभी दे दी है। वेदर फोरकास्ट ऐसा आया है, इसलिए ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद थर्ड जो है वो मैंने पहले ही बोला कि मॉर्निंग में जब आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ जम जाता है, मॉर्निंग में कोहरा भी है, बर्फ भी जम गया है और पाला भी पड़ा है, तो जो भी पत्ते हैं ये पत्ते बिल्कुल जल जाएंगे। उसके बाद फूलों को क्या अफेक्ट करता है, फोर्थ चीज जो है वो फूल। तो देखिए फूल तो एक तो जलने जैसा, पाला पड़ने जैसी सिचुएशन है, तो मैं भी समझता हूँ आप भी समझेंगे कि ऐसे कंडीशन में फूल बिल्कुल काम नहीं करेंगे, मधुमक्खी नहीं आएगी। जहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन है या मधुमक्खी की जरूरत है, सेल्फ पॉलिनेटेड है तो भी, जैसे कि अनार का पौधा है तो उसमें मधुमक्खी नहीं आएगी, तो आपके यहाँ पे ड्रॉपिंग होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और फूलों की क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्मोन्स और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है जब फ्लावरिंग स्टेज में आपका कोई भी फसल होती है उस टाइम पे, तो वो आपको देखना है। उसके बाद फल, पर्टिकुलरली राजस्थान और गुजरात के किसान, अभी मैं डरा नहीं रहा हूं लेकिन आपको चेतावनी दे रहा हूं कि ठंड ज्यादा आने के बाद आपके यहाँ पे क्रैकिंग बहुत ज्यादा आती है। तो जब आपके यहाँ पे फल है, मृग बहार अगर आपने लिया है या हस्त बहार आपने जल्दी ले लिया है, और आपके यहाँ पे अगर फल है और फल अगर वहां पे ठंड में जा रहे हैं, तो सबसे पहले अगर फोरकास्ट आगे 8 दिन के बाद बहुत ज्यादा कोहरा, बहुत ज्यादा फॉग, बहुत ज्यादा पाला, बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन होने वाला है, उस टाइम आपको हार्वेस्टिंग करवा लेना है। क्योंकि मैंने देखा 100% क्रैकिंग देखा है। जब आपका अनार 100 रुपीज प्लस रेट में जा रहा है, क्रैकिंग वाला अनार आपका 30 रुपीज में जाता है, तो आपका 30% ही यील्ड आएगा, 70% आपका लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपके यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है तो हार्वेस्टिंग द बेस्ट है। इसके लिए आपने ये स्प्रे कर लिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने कैल्शियम बोरॉन का स्प्रे कर लिया, मेरे यहाँ पे क्रैकिंग रुक गई। ये क्रैकिंग अलग है, कैल्शियम बोरॉन की क्रैकिंग अलग है। यहाँ पे कुछ भी दे दीजिए, ये क्लाइमेटिक कंडीशन में उसके अंदर कुछ भी नहीं बनता, खाना ही नहीं बनता पत्तों के अंदर, तो क्रैकिंग सबसे ज्यादा होती है। और मैं ये भी बताता हूं क्रैकिंग कब सबसे ज्यादा आती है, जब आपका फल मैच्योरिटी में आया हुआ है, अनार की बात कर रहा हूं मैं, जब आपके यहाँ पे मैच्योरिटी की स्टेज में आपका अनार का फल है, और आपको पता ही है कि मैच्योरिटी के टाइम ही आपके फलों का साइज बन जाता है। क्यों बनता है? अंदर जो दाना होता है उस पे जो जूस सैक होती है सीड्स के ऊपर, वो जूस सैक में सबसे लास्ट स्टेज में जूस भरा जाता है, पानी भरा जाता है, तो उसका जो साइज है वो साइज बढ़ता है, और जितना उसका साइज बढ़ेगा उतना अंदर से वो प्रेशर देके ऊपर का जो छिलका है उसको ढकेलेगा और वो स्ट्रेच करेगा, तब जाके आपको साइज बनेगी। लेकिन जब आपके खेत में 2 बजे के बाद सुबह 7-8 बजे तक इतनी ठंड रहती है कि ऊपर का जो छिलका है वो सिकुड़ जाता है, वो बिल्कुल मतलब कितना भी अंदर से प्रेशर आ गया तो भी वो स्ट्रेच नहीं होगा। अगर वो स्ट्रेच नहीं होगा और जहाँ पे आपके यहाँ पे थ्रिप्स का निशान है, या कोई फंगल है, कोई बैक्टीरियल दाग आए हुए हैं, या कोई मैकेनिकल इंजरी कांटा लगा हुआ है, या हिला था तो उसको स्क्रैचेस आए हुए हैं,
ऐसी जो कंडीशन है, ऐसे कंडीशन उसी टाइम पे आपका फल फटेगा। और यहां तक मैंने देखा है कुछ भी डैमेज नहीं है, तो नीचे जो कैलिक्स होता है ना, वो कैलिक्स से क्रैकिंग जाती है। तो ऐसे टाइम पे सबसे बढ़िया है आपका हार्वेस्टिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये टोमेटो में भी दिखेगा, ग्रेप्स में भी दिखेगा, आपको जहाँ पानी बड़ा फल हुआ है वहाँ पे आपको ये दिखेगा। उसके बाद जो भी रूट्स है, जड़ है, वो जड़ को भी इम्पैक्ट देता है। देखिए, सॉइल टेम्परेचर आपके यहाँ पे जब 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तब आपके मिट्टी में माइक्रोबायल एक्टिविटी अच्छी होती है। जब माइक्रोबायल एक्टिविटी रहेगी तो हीट प्रोड्यूस किया जाएगा। क्योंकि जब आपने देखा होगा गोबर खाद जब गड्ढे में है और वो अगर आप भर रहे ट्रैक्टर के अंदर, तो गर्म होता है वो, क्योंकि माइक्रोबायल एक्टिविटी वहीं पे है। तो वैसे ही अगर आपके खेत में आपने ऑर्गेनिक मैटर डाला हुआ है और ये ऑर्गेनिक मैटर आपके खेत में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिकम्पोज हो रहा है, तो वहां पे हीट बढ़ेगी। और हीट अगर आपके खेत में 15 डिग्री से ऊपर रहेगी तो वाइस वर्सा माइक्रोबायल एक्टिविटी अच्छी रहेगी और रूट ग्रोथ भी आपको अच्छी मिलेगी। क्योंकि जैसे पत्तों को भी इंपैक्ट आता है, वैसे जड़ों को भी इंपैक्ट आता है। ठंड की वजह से मिट्टी ठंड हो जाती है, हीट चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। मिट्टी एनर्जी वाली चीज है, तो यहाँ पे आपका माइक्रोबायल एक्टिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी सॉइल फूड वेब है, उसमें बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजुआ है, उसके बाद बेनिफिशियल निमेटोड्स है, सूत्रकृमि अपन जिसे बोलते हैं, या केचुए हैं, ये सबके पास कोई भी स्वेटर, मफलर या ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट वगैरह कुछ नहीं ना। ये तो उनके लिए वही एक प्रोटेक्शन है, प्रकृति उनका प्रोटेक्शन करती है। तो ये ठंड अगर ज्यादा आएगी, टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा, तो मरेंगे भी, नीचे निकल जाएंगे, रूट जोन से भी नीचे निकल जाएगा केचुआ। तो ऊपर जो भी इंपैक्ट आपको आना चाहिए वो नहीं होगा, तो रूट डेवलपमेंट रुक जाएगी। और रूट डेवलपमेंट रुकने के बाद ऊपर पानी नहीं जाएगा, और पानी अगर कम होगा, आपने नीचे दिया भी तो पानी अगर कम होगा, तो पाला पड़ने की शिकायत आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा हो सकती है। उसके बाद आपके यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा फॉग आया है या बहुत ज्यादा पाला पड़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में जख्म हो जाती है, पत्तों को, फलों को, फूलों को जख्म हो जाती है। तो ये जो जख्म है, इसी से जब आपका क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी भी आ जाएगी, तो उस टाइम आपके यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे टाइम आपको वहाँ पे स्प्रे लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने पहले ही बोला आपको कि 20% से लेके 40% आपका यील्ड कम होगा। अलग अलग, एक तो आपका प्रोड्यूस डायरेक्ट फट जाएगा, या उसका साइज नहीं बनेगा, उसको अच्छा कलर नहीं आएगा, या आपकी कैनोपी ही कम बनी है तो आपका यील्ड कम आएगा। ये सभी चीज़ों की वजह से आपका यील्ड जो होता है, टनेज जो आपको मिलता है, ये कम मिल जाता है। और ये दिनों में मैं एक रिक्वेस्ट आपको करूंगा कि कोई भी फसल का ट्रांसप्लांटिंग मत करिए। नेक्स्ट वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांसप्लांटिंग मत करिए। अगर आपके यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग आपने कर दिया है, उसके जड़ टूट चुके हैं, अभी तक वो सेटल नहीं हुआ है, उसके अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं चल रही है, और ऐसे ही टाइम अगर आपके यहाँ पे पाला पड़ता है या, तो आपके यहाँ पे दिक्कत आएगी, ये पौधे आपके मरेंगे। तो अभी इसमें आपको क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, तो देखिए, अभी तो अपन ने क्या होगा खेत में ये देख लिया। अभी प्रिकॉशंस अपन देखेंगे कि क्या क्या लेना है। फिर वो स्प्रे में होगा, मल्चिंग में होगा, कवर में होगा, इरिगेशन में होगा, न्यूट्रिशन में होगा, सब चीजें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बात करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन अभी तक अगर बीटी गोरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, जो कि प्रैक्टिकल होते हैं, जो कि अभी आपके यहाँ पे दिक्कत आएगी उससे पहले ही ये वीडियो आपको मिल गया, तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो आपके फसल के लिए। और वीडियो अगर लास्ट तक देखने के बाद अगर अच्छा लगा है तो शेयर करिए, बाकी किसानों को भी इसका बेनिफिट होना चाहिए। और कमेंट में लिखिए आपको क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, जो मैंने आपको आज प्रिकॉशंस लेने के लिए बोल दिया है। तो सबसे पहले आपको पहला टॉपिक है कि आपको एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल करना है।
तो एंटी स्ट्रेस में जिस प्रोडक्ट में आपके यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन, तो उसमें अर्थोसिलिसिक एसिड आता है। अगर दो ब्रांड अगर आपने मुझे पूछे कि वर्ल्ड में दो ब्रांड अच्छे कौन से, पूरे ग्लोबली द बेस्ट ब्रांड कौन से, तो एक है सिलामोल, रोम सिलिकॉन नाम की कंपनी है। पहले इसका नाम रोम टेक्नोलॉजीज था, अभी उसका नाम चेंज हुआ है। बेल्जियम की एक कंपनी है, इस कंपनी का सिलामोल नाम से आता है। रेसिकेयर करके एक प्रोडक्ट है, वो एग्रोसोल फार्म प्रोडक्ट नाम की जो कंपनी है, इस कंपनी का ये प्रोडक्ट आता है, उसमें भी अर्थोसिलिसिक एसिड है। तो दोनों में से कोई भी एक आप ले लीजिए। और ये सिर्फ आपके ठंड से जो बायोटिक स्ट्रेस आएगा वही काम नहीं करेगा, तो आपके यहाँ पे नाइट्रोजन को अच्छी तरह से पचाएगा, इंसेक्ट का अटैक कम आएगा, डिजीज बहुत कम आएगा। ओनियन के फील्ड में तो इसके इतने जबरदस्त रिजल्ट है। 3 स्प्रे ले लीजिए ओनियन में, आप यील्ड आपको 2, 3, 4 टन तक यील्ड आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको उसका स्प्रे करना है। उसके बाद जब पाला नहीं है या जब आपके पौधे में मेटाबॉलिक एक्टिविटी चालू है, ऐसे टाइम जिस एक प्रोडक्ट मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, कौसामैक्स। कौसामैक्स के अंदर सिलिकॉन है और सिलिकॉन के साथ में जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम और बोरॉन है, जो कि सेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पत्ता हरे करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हार्मोन्स आपके पौधे में बनने चाहिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी 2 ml पर लीटर पानी में आप ले सकते हो। अमीनो एसिड बेस्ड जो प्रोडक्ट होता है या सीविड बेस्ड प्रोडक्ट होता है, जैसे कि एक अल्गाफर्ट नाम का प्रोडक्ट है, अल्गाफर्ट या फिर LD 1010, LD 1010, अल्गाफर्ट ये बायोराइजन करके कंपनी है, सिनर्जी नाम की कंपनी इसका मार्केटिंग इंडिया में करती है। 1.25 ml पर लीटर पानी में आप ले सकते हो। और दूसरा LD 1010 मतलब LD 1010 जो प्रोडक्ट है, ये SK बायोबिस कंपनी का है, तो ये भी ग्रीन सीवीड का प्रोडक्ट है, वो आधा ग्राम पर लीटर पानी में आप ले सकते हो। देखिए ये प्रोडक्ट अगर आपके मार्केट में नहीं मिलते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर डाल रहा हूँ कंपनियों के प्रोडक्ट के, ताकि आप उनको फ़ोन करके देख लीजिए। जो ग्लोबली द बेस्ट प्रोडक्ट है, जो अच्छा काम करते हैं, वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद लो सनलाइट अगर आपके यहाँ पे रहेगा, कोहरा बहुत ज़्यादा रहेगा, ठंड बहुत ज़्यादा है और सनलाइट अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे आपको ट्राइकोंटेनॉल जो आता है, ट्राइकोंटेनॉल ट्रॉम्बिकॉन नाम से आता है, ध्रुव एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी का, तो वो आपको 2 ml 2.5 ml पर लीटर पानी में उसका स्प्रे करोगे। ये एक्चुअली ये प्रोडक्ट सबसे अच्छा काम करता है जहाँ पे वीडीसाइड आप इस्तेमाल कर रहे हो और उसके साथ में आप ले रहे हो, तो वीडीसाइड का शॉक भी नहीं आने देता। या फिर आपके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी वेदर है, तो क्लाउडी वेदर में भी फोटोसिंथेसिस अच्छा करना है। ये फोटोसिंथेसिस को इन्हांस करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को इन्हांस करता है, तो ये आपके ठंड में भी आपके यहाँ पे काम आएगा। अभी ड्रिप में जो भी फ्लड का पानी आपका जाएगा या ड्रिप का पानी आपका जाएगा या स्प्रिंकलर से पानी आपका जाएगा, इसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करिए। जैसे कि अगर बायोपेस्टिसाइड्स को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप लांस प्रो सॉइल जो प्रोडक्ट आता है वो 500 ग्राम पर एकड़ चला दीजिए, स्प्रिंकलर से चलाइए या खुला पानी आपका चल रहा है, ये टंकी बना के उसके अंदर पूरा घोल बना के वो पानी में टिप 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 चालू रहेगा, ताकि मिक्स होके वो अंदर चला जाएगा। ड्रिप में है तो पानी का घोल करके आप ड्रिप से भी इसको चला सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आपके खेत में जाएगा बायोपेस्टिसाइड, तो जमीन से जो भी फंगल इन्फेक्शन होगा वो भी नहीं होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वो भी नहीं होगा, निमेटोड्स को भी कंट्रोल में रखेगा। और बायो फर्टिलाइजर जैसे कि आपका फोस्टिन रिच आता है, वो 250 ग्राम आप ले लीजिए। कुछ इसके अंदर गुड़ वगैरह कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, उसको महिका बायोलॉजिकल्स के ये प्रोडक्ट है, तो इसको अच्छी तरह से आपको घोल के जैसे ड्रिप से, स्प्रिंकलर से या फिर खुले पानी से छोड़ देना। ये जाने के बाद क्या होगा कि मैंने पहले ही बोला आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे और जो भी मटेरियल आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ये ग्रो करके जमीन के अंदर हीट तैयार करेंगे। जमीन के अंदर हीट आएगी तो रूट डेवलपमेंट भी अच्छी होगी और सॉइल फूड वेब आपके यहाँ पे अच्छी
हो सकती है। उसके बाद अवेना न्यूट्रीमिक्स सबको पता है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूं मैं, वो वीडियो जाके देख लीजिए। 51 मिनट का वो वीडियो है, कैसे बनाना है, कैसे करना है। घर के पास ही आप एक टंकी रख के खुद की माइक्रोन्यूट्रिएंट की फैक्ट्री लगा सकते हो, वो है आपका अवेना न्यूट्रीमिक्स। तो ये 17-18 रुपए लीटर में, पानी से भी सस्ता, घर पे बना दीजिए और इसको भी ड्रिप से, स्प्रिंकलर से या फ्लड पानी जो आपका चल रहा है उससे चलने दीजिए। उसके बाद सल्फर जो आता है 90% वाला, एक्सेल कंपनी, बहुत सारे कंपनियों का आता है, तो एक्सेल अभी तो सुमिटोमो उसका मार्केटिंग करती है। तो ये आपको चलाना है ड्रिप से 1 kg प्रति एकड़, किसी भी फसल में 1 kg तक कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं। ये हीट प्रोड्यूस करेगा, सस्ता वाला बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो वो भी आप चला सकते हो। और उसके बाद आपको पोटेशियम के प्रोडक्ट को चलाना है। तो जहाँ पे भी ठंड का प्रकोप है, तो मिट्टी में अगर आपने 0.050 डाल दिया या 13.045 डाल दिया तो वो ऊपर आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2 पोटैश के प्रोडक्ट, मतलब एक के अंदर पोटैश है और दूसरा पोटैश की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो पोटैश वाला प्रोडक्ट कौन सा है? सिनबायो के प्लस। सिनबायो के प्लस ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपका सिनर्जी करके कंपनी वो मार्केटिंग करती है, लेकिन ओरिजिनल स्पेन का प्रोडक्ट है, बायोराइजन करके कंपनी, इस कंपनी का। तो वो 2 ml पर लीटर पानी में आपको लेना है। उसके साथ में आपको मिलाना है कृष्णा वैली जो कंपनी है उसका अमृत आकाश बायो के। किसी भी फसल में बोल रहा हूं मैं, ग्रेप से आपका ओनियन है, जीरा है, रायडा, जो भी फसल है, अनार है, किसी भी फसल में आप इसका इस्तेमाल ये स्टेज में करिए। अगर उसको पोटैश की जरूरत है भी नहीं है तो भी करिए, क्योंकि पोटैश अबायोटिक स्ट्रेस में मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। उसके बाद अगर जहां पे आपको अभी बेसल डोज देना है, जैसे कि अभी ओनियन का आपका ट्रांसप्लांटिंग होने जा रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है इस बार ओनियन के लिए जितना गोबर खाद आप डाल सकते हो उतना ज्यादा गोबर खाद डालिए। और वो गोबर खाद डालने के बाद आपके यहाँ पे हीट रहेगी मिट्टी में, और ओनियन की फसल आपको ऑर्गेनिक मैटर तो रहेगा ही, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा ही, रूट डेवलपमेंट प्रॉपर होगी। लेकिन ये ठंड में वो डालने के बाद अगर थोड़ा सा डिकम्पोज नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा जल्दी डिकम्पोज होगा उतना ज्यादा हीट वहीं पे बढ़ेगा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इरिगेशन पानी आपको देना है। देखिए, फ्लड पानी अगर आप दे रहे खुला पानी तो रात को खेत में रहना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप ड्रिप है या स्प्रिंकलर है तो रात को पानी चलाइए। अगर पाला पड़ रहा है तो मैं बोलता हूं कि जब पाला पड़ेगा सुबह 3 बजे 4 बजे, तो उस टाइम स्प्रिंकलर चालू करवा दीजिए, क्योंकि ट्यूबवेल से जो पानी आता है, कुएं से जो पानी आता है, वो गर्म पानी होता है, तो उसी से पाले का असर भी आपके यहाँ पे कम होगा। और पानी कम मत होने दीजिए, मॉइस्चर रहने, ज्यादा भी नहीं। तो आपने डेली पानी देना चालू कर दिया तो जो जड़ है आपके वही सड़ जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं, मैं नमी बोल रहा हूं मैं, जिसको अपन हिंदी में वापसा बोलते हैं, मराठी में वापसा बोलते हैं, गुजराती में वराब बोलते हैं उसको, इंग्लिश में फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। लड्डू बनने की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन मेंटेन रखना, पानी कम या ज्यादा नहीं होने देना। उसके बाद और क्या चीजें आप कर सकते हो? ये स्प्रे रहा, ड्रिप रहा, ये सब कुछ रहा, लेकिन और क्या कर सकते हैं? तो खेत में जितने खरपतवार है, देखिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात कर रहा हूं मैं, अनार की बात कर रहा हूं, ग्रेप्स की बात कर रहा हूं, ओनियन में आप खरपतवार मत रखिए, नहीं तो फिर ओनियन कुछ आएगा ही नहीं। तो प्याज में तो जो भी आपका हॉर्टिकल्चर के क्रॉप है, मौसम्बी होगा, संतरा होगा, किन्नू होगा, चीकू होगा, ग्रेप्स होगा, पोमोग्रेनेट होगा, इस पे जितना खरपतवार है उतना रख दीजिए, मत निकालिए। बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको कट करिए, उखाड़िए मत उसको, क्योंकि ये जो मिट्टी में ये जड़ और आपकी फसल के जड़ साथ में रहेंगे तो सॉइल टेम्परेचर बढ़ाएंगे, माइक्रोबायल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, और ये सहजीवन होता है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, इसी जैसा वो आपको इंपैक्ट देगा। तो जितने भी खरपतवार है आपके यहाँ पे वो रखिए, वीडिसाइड का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, उसको मारना नहीं है। उसके बाद सुबह अगर 2 बजे के बाद आप खेत में धुआं कर सकते हो तो धुआं करिए। इतना बहुत ज्यादा असर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होने में।
राजस्थान में मैं कंसल्टेंसी करता था अनार में, तब मैं रात को जाके 2-2 बजे, इतनी ठंड होती है, मतलब जाके उसको अग्नि लगाने की भी, मतलब ठंड में इतनी ज्यादा ग्लोव वगैरह पहन के, टेम्परेचर कभी कभी माइनस में चला जाता है, लेकिन ये प्रोटेक्ट करने के लिए आपको काम करेगा। यहां तक मैंने देखा है जहां पे ये धुआं होता है उसके बिल्कुल बाजू में सर्कल में जो भी पौधे है ना, उसके ऊपर क्रैकिंग कम मिलती थी, लेकिन थोड़ा सा लेबरियस है, रात को उठना पड़ेगा, ठंड बहुत ज्यादा होती है, ये है। उसके बाद मल्चिंग, मैं तो सब जहां पे भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, अभी एक तो शुगर केन का स्ट्रेस आपको ज्यादा मिलेगा, मतलब शुगर केन के पत्ते जो है वो ज्यादा मिलेंगे जहां पे भी शुगर फैक्ट्रीज है या शुगर केन की खेती होती है। जहां मक्का है, मक्के के भी ड्राई मैटर भी बहुत ज्यादा है, उसको आप छोटे छोटे टुकड़े करके उसका भी मल्चिंग करिए। जो भी चीजें, सिर्फ बाजरा का जो हस्क आता है या गेहूं का आता है वो छोड़ के आप कुछ भी पराली ले लीजिए, आप धान का बेड जो है ना आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, वो उसको पूरे के पूरे ढक दीजिए, उसको ब्लैंकेट दीजिए, ये मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, ताकि मिट्टी का टेम्परेचर आपका अच्छा बढ़िया रहेगा। और वो टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करेगी, तो जैसे धुआं कर रहे हैं अपन, तो वैसे वो हीट भी आपके खेत में आएगी। उसके बाद क्रॉप कवर, क्रॉप कवर में आप 17 GSM का भी लगा सकते हो, या भी स्ट्रेचेबल फैब्रिक आता है, उसी से भी आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। और जो 17 GSM से 25 GSM का भी अगर आप लगाएंगे इस दिनों में, तो ठंड से आपको बहुत थोड़ी सी साइज कम होगी, लेकिन ठंड से आपका पौधा बचेगा। उसके बाद अगर आपके यहाँ पे ठंड के दिनों में हवा चलती है, ठंड हवा चलती है, और बिल्कुल आप भी वो हवा में नहीं बैठ सकते, ऐसे सिचुएशन में आपको विंड ब्रेक वो डायरेक्शन में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो जैसे गर्मी में लू चलती है, वैसे ठंड में भी ये बहुत ही ठंड हवा चलती है, उसी से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, तो वो भी है, विंड ब्रेक आपको लगाना पड़ेगा। और लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको किसी भी फसल की प्रूनिंग करना है, कटिंग करना है, तो आपको थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि अगर आपने प्रूनिंग किया, कटिंग किया और नया स्प्राउटिंग वहां से आप चाहते हो, तो वो नहीं निकलेगा ड्यू टू ठंड। इतनी ज्यादा ठंड अगर आएगी, राजस्थान में मैं कभी भी प्रूनिंग नहीं कर देता ठंड के दिनों में, क्योंकि जितनी ज्यादा ठंड उतना स्प्राउटिंग नहीं आएगा, तो कैनोपी कैसे बनेगी, और कैनोपी अगर नहीं बनेगी तो फिर आप यील्ड किसके ऊपर ले लेंगे। तो ये सभी टॉपिक मैंने, क्या प्रॉब्लम होगा वो भी बोल दिया, सिम्टम्स क्या क्या आपके खेत में दिखेंगे वो भी बोल दिया, और उसके लिए मैंने स्प्रे में क्या करना है, न्यूट्रिशन में आपको क्या करना है, डिजीज मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, इरिगेशन में आपको क्या करना है, ड्रिप से क्या करना, फ्लड से क्या करना, स्प्रिंकलर से क्या करना, एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस से मल्चिंग कैसे करना, ये सभी टॉपिक मैंने बोल दिए हैं। जितना आप कर सकते हो उतना करिए और आपके फसल को बचाइए। लास्ट तक वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए। अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।